सबसे पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को प्यार। आज हम बहुत सेंसिटिव मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, जो कि कोई न्यूज़ से रिलेटेड नहीं होगा बल्कि हमारे परिवार से रिलेटेड होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप परिवार की बातों को यहाँ क्यों रख रहे हैं, लेकिन बोला जाता है ना कि जब सर से पानी ऊपर हो जाए तब इंसान को कुछ और भी करना पड़ता है। कुछ वैसा ही कंडीशन हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, खुद के परिवार, दादा और साथ में चाचा मिलकर कुछ ऐसा अन्याय कर रहा है जो कि मुझे खुलकर अब कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इज्जत की परवाह हमने बहुत कर ली। और अगर इज्जत से प्यार होता उन सभी को, खासकर हमारे दादा को, तो हमारे घर बार बार पुलिस नहीं आती। अभी तक बीते 2 महीने के अंदर हमारे घर 2 बार पुलिस आ चुकी है। जिस घर में आज तक पारिवारिक विवाद के कारण पुलिस नहीं आया था, उस घर में आज हर एक महीना पुलिस पहुंच रहा है। ज़रा सोचने की तो बात है। आप सभी को बताते चलें कि आज छोटा मोटा कुछ हुआ है, चाहे कुछ पारिवारिक टेंशन है, तो बात बात पे पुलिस आ रहा है, क्योंकि हमारे इज्जत को उनका जो एम है वो है कि हमारी इज्जत को बर्बाद करना, हमारे पिता को नीचा दिखाना। उनका मकसद यही रह गया है। इसलिए छोटे छोटे बातों में भी वह पुलिस को बुला रहे हैं। और अगर थाना में पूछा जाए कि आपको क्या करना है बाबा, क्योंकि उनकी उम्र तो लगभग 75 साल है, थाना में स्वाभाविक है पूछा जाता है। थाने वाले प्रयास भी करते हैं कि मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन जब कभी भी उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमें केस करना है, हमें केस लड़ना है, हमें अपने बेटे को बेदखल करना है, हमें अपने पोते को बेदखल करना है अपने ज़मीन से। आप ज़रा समझने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति आज छोटी छोटी बातों पर थाना जाकर पुलिस घर लेकर आ रहा है, वही आदमी बड़ा से बड़ा कांड करके इस घर में बैठा हुआ है, और वह भी हमारे पिता पे, हमारे परिवार पे, हमारी छोटी छोटी बहनों पर। लेकिन तब कभी हमारे परिवार ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हम एक्शन ले तो ले किसके खिलाफ, क्योंकि जो अन्याय कर रहा है वो तो हमारा पिता है और जो अन्याय सह रहा है वो हमारा परिवार है। इस चीज़ को समझकर हमारे पिता ने कभी उसके खिलाफ कोई थाने में आवेदन नहीं दिया, ना ही किसी प्रकार की शिकायतें की। लेकिन आपको बताते चले, अब देखिए बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बताना पड़ रहा है कि हमारे पिता के साथ जो हमारे दादा हैं कैलाश सिकदार और हमारे चाचा दिलीप सिकदार, ये आज से नहीं लगभग 10-15 सालों से ये दोनों मिलकर हमारे पिताजी पर अत्याचार करते आ रहे हैं। आप बोलेंगे कि सिर्फ आपके दादा कर रहे हैं, आपके चाचा नहीं करते हैं, या फिर हमारा चाचा अगर इस वीडियो को देखता है तो वो बोलेगा कि हम नहीं कुछ करते। तो इसका हम साक्ष्य देते हैं आप सभी को, इसका प्रूफ देते हैं हम सभी को। जब भी दादा के साथ कुछ भी अनबन हुआ, उसके साथ से हमेशा खड़ा दिलीप सिकदार हुआ। वह कभी ये समझने का प्रयास नहीं किया कि गलती क्या है, सही क्या है, ये भी हमारा भाई है या फिर ये भी परिवार हमारा है। लेकिन उसने वो चीज़ को न समझते हुए, उस सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए वह हमेशा हमारे दादा का साथ दिया है। और उसके साथ सिर्फ न कि साथ दिया है, बल्कि उसके साथ मिलकर हमारे पिताजी पर और हमारे परिवार पर हमेशा मारपीट किया है। अगर ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं तो हमारे गांव वाले हैं, अगल बगल टोले मोहल्ले में जो लोग हैं, हमारे बगल में रविदास भाई लोग हैं, उन घरों से पूछा जाए, जरा उस चौकीदार लोगों से पूछा जाए जो हमारे गांव के हैं। जब हमारे हर एक परिवार को 12 बजे रात को घर से बाहर निकाल दिया गया था और सारे लोग रात में बाहर रहे थे, तो उसके अगले दिन सुबह सारे ग्रामीण आए थे, सबको आए थे, और सबका यही कहना था कि कुछ भी बात हो, लेकिन किसी का हिम्मत ये कैसे हो सकता है कि रात के 12 बजे अपने बेटे को, अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दे। और वो भी छोटी छोटी बच्ची, उस समय हमारी बहनें थी, उस वक्त निकाला गया था। और जो हमारे चाचा आज शरीफ बनते हैं दिलीप सिकदार, उसके द्वारा हमारी छोटी बहन जब छत पर सो रही थी तो उसे वहां से मारकर भगाया गया। जो बच्ची 6-7 साल की थी, उसने क्या इनका बिगाड़ा होगा? हम एक सेकंड के लिए मान लेते कि हमारे माँ पापा जो भी थे उन्होंने गलती की होगी, लेकिन हमारी छोटी छोटी बहनें क्या गलती की थी जिसको दिलीप सिकदार ने चाटा मार मार के घर से बाहर निकाला?
और साथ हमारे दादा का दिया। रात भर हमारे परिवार सब बाहर रहे और ये दिलीप सिकदार के द्वारा हमारे माँ पर गंदी गंदी गालियाँ दी जाती थी। हमारे छत पर उस समय रड था, जो टीएमटी बोलते हैं, जिसको छड़ बोलते हैं, उसको तोड़कर और वो हमारी मम्मी को गाली दे रही थी, जो नहीं देना चाहिए और जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं। उसके बाद जब आपको पता है कि अगर आप हमारे ग्रामीण हैं और अगल बगल है, आप रिश्तेदार हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी न कभी ये सच्चाई आपको जानने का नौबत ज़रूर आएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद जब भी मामला किसी प्रकार का हमारे पिता के साथ दादाजी से हुआ, तब दिलीप सिकदार ने उसका साथ मिलकर हमारे पिताजी पर अन्याय और मारपीट और हमारे परिवार पर किया है। उसके बाद बात आई जब हमारे घर में कुआं बन रहा था। हमारे चाचा का जो जहाँ पशु रखते हैं हम लोग, उसको गोहाल कहते हैं, उसका गोहाल बन चुका था ऑलरेडी। और जब हमारा गोहाल बन रहा था, उसी ईंट से जो घर बनाने के लिए ईंट परवाया गया था। अब उस वक्त कहना था हमारे दादाजी का कि पहले कुआं बन जाने दो, तब तुम्हारा बनेगा। और ये वही आदमी है जो समय समय पर अपना रंग बदलता है और अपना बात बदलता है। तो बताइए, पिता हमारा पहले गोहाल बना लेता कि पहले कुआं बनने देता? क्योंकि अगला जो हिस्सेदार है वो ऑलरेडी बना चुका था। तो ये व्यक्ति कैसे गलत था? उस वक्त भी दिलीप सिकदार और कैलाश सिकदार मिलकर बहुत बुरा प्रहार हमारे पिता पर किया। और खैर मनाइए, उस समय कुछ ग्रामीण ऐसे थे जिसने हमारे पिता को बचा लिया, वरना आज हमारे पिताजी जिंदा नहीं होते। यही दिलीप सिकदार है जो कुदाल चलाया था मेरे पिताजी पर। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे आज ग्रामीण जिंदा हैं, हमारे ग्रामीण सभी हैं। और एक पंच थे सहदेव राय नाम के, वो आज बेचारे नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए। अगर वो रहते तो वो हकीकत बताते। ये सारे अन्याय जब उनके सामने हुआ तो उन्होंने हमारे दादा को उठा के पटक दिया। कुआं जो 1-1.5 फीट उस समय कोड़ाया था, उसमें पटक दिया। और उनका एक ही चीज कहना था कि अगर तुम अपने बेटे के साथ लड़ाई करना ही था तुमको, तो तुम पंच को बुलाकर उसके साथ मारपीट क्यों कर रहा है? पहले कर लिया होता। अगर तुम हम पंच को बुला के अगर मारपीट कर रहा है हमारे सामने, तो कहीं ना कहीं तुम अपने बेटे का तो इज्जत बर्बाद कर ही रहा है, साथ में जो पंच आया उसका भी इज्जत बर्बाद कर रहा है। ऐसे ऐसे ये लोग हैं। और ये मैं नहीं कहूँगा, ये सारे गांव के लोग कहने तैयार हो जाएंगे अगर आप पता करने जाएंगे तो। बात आती है कि इज्जत का परवाह नहीं कर रहे हो आप, फेसबुक पे वीडियो डालोगे, यूट्यूब पे डालोगे, सोशल मीडिया में लोग देखेंगे, तो कितना इज्जत का परवाह हम करें? इज्जत का परवाह करने का ठेका क्या सिर्फ हमने ले रखा है या फिर हमारे पिता ने ले रखा है? जब भी कुछ मामला होता है छोटा सा, ये तुरंत आदमी थाना पहुंच जाता है, हमारे खिलाफ आवेदन दे देगा, हमारे पिता के खिलाफ आवेदन दे देगा। क्या आप हमारा भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? मेरा एज कितना है अभी? 24-25 साल है। आप थाना पुलिस करके क्या हमारा करियर बर्बाद करना चाहते हो? और हाँ, आपको बताते हैं कि ये अपनी पोती के शादी, माने कि हमारी बड़ी बहन के शादी में 3 लाख खर्च किया था, और आज उसी 3 लाख का ये 15 लाख लेने वाला आदमी है। क्या हमारी बहन का इस घर में, इसका पोती होने के नाते, इस घर का सदस्य होने के नाते 3 लाख लेने का भी अधिकार नहीं है उसका इस घर में? जो ये व्यक्ति 3 लाख का 15 लाख लेने के लिए हमारे पिता और हमसे तैयार हो जाता है। अगर यही व्यक्ति शादी से पहले, हमारी बड़ी बहन के शादी से पहले अगर बताया होता कि जो भी हम शादी में खर्च कर रहे हैं उसके बदले तुम्हारे हिस्से से जमीन बेच दिया जाएगा, तो उस समय हमारी बहन की कोई खास एज नहीं थी, हम सीधा मना कर देते, या फिर हमारे पिता सीधा मना करते कि नहीं, आप बाद में अगर जमीन लोगे तो हम अभी जमीन बेचकर शादी करेंगे। उस समय तो कुछ नहीं बोला ये। उस समय बोला हमारी एक बेटी थी, उसकी बारात नहीं मंगा पाया, और हम अपनी पोती की बारात मंगाकर अपना श्रद्धा पूरा करना चाहते हैं। अगर आप हमारे हिस्से से और हमारे पिता के हिस्से से जमीन आप लेना चाहते थे तो आप उसी वक्त बता देते ना, हम शादी नहीं करते, 2 साल बाद करते, या फिर हम जमीन बेच कर ही शादी करते। तो बताइए कि गलत कौन है इसमें? आप कहेंगे कि सारा प्रॉपर्टी इसी का अर्जा हुआ है, मान लेते हैं, तो क्या आपने अर्जा, तो क्या मतलब बेटा का कोई अधिकार नहीं है क्या? अगर बेटा आपके साथ गलत करता, आपको खाने नहीं देता, तब आप थाना आवेदन पुलिस करते और जायदाद से बेदखल करने का प्रयास करते। लेकिन आप आवेदन में लिखते हैं कि हमारे पिता और हमारा नाम लिख कर कि ये लोग खाने में दिक्कत करता है, ये जो भी हमारे नाम से जमीन है उस पर ये लोग चढ़ाई नहीं करें, इसका अधिकार इसको नहीं है, ये इससे बेदखल रहे। तो कैसे हम बेदखल हो जाएंगे? आपने जो नया जमीन अपने नाम से किया है, वह जमीन तभी आपने खरीदा है जब हमारे पूर्वजों के द्वारा जमीन खरीदे हुए को आपने बेचा है। क्या ये सही नहीं है? अगर
आप तो ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे बेईमान व्यक्ति हैं जो कि आप कह देंगे कि नहीं, हम वो पूर्वजों का जमीन बेचकर नहीं खरीदे हैं। लेकिन आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। कागज बताएगा कि आपने जब जब जमीन खरीदा है तब तब आपने जमीन बेचा है। और आज बेटे को परेशान करते हैं, पोते को परेशान करते हैं। कितना खाते हैं आप? तो 10 साल से लगभग अलग खा रहे हैं। और वो आप अलग खा रहे हैं इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको बेटे खिलाना नहीं चाहते, ये कारण नहीं है। आप अपने घमंडी और स्वाभिमान में जीना चाहते हैं। जरा सा इसी व्यक्ति से पूछिएगा और अपने स्वाभिमान से आप पूछिएगा जो हमारे दादा हैं। आपको जब डी डिमर हो गई थी, आपके हट में ब्लड वगैरह जमने लगा था, ये हम आपको ताना नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप आज मजबूर कर रहे हैं हमें बोलने के लिए। उस वक्त हम और हमारे नए मेहमान आपका सहयोग करके कहां से डॉक्टर अरेंज करके आपका सारा इलाज कराने का जो सिस्टमेटिक तरीका उसको हमने पूरा किया और आपको आपका जान बचाकर आपको हमने घर लाया। आप वही व्यक्ति थे जो घर में कहते थे हमारी माँ का हाथ का छुआ हुआ आप पानी तक नहीं पिएंगे, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। आप लाख बुरा चाह लें, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा कि हमारे साथ बुरा हो। आपने वादा किया था ना, आपने शपथ लिया था कि हमारी माँ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पिएंगे, लेकिन बात भगवान की देख लीजिए, आपको इस स्थिति और परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं कि 6 महीना तक हमारी माँ के हाथ का बना हुआ खाना आपने खाया, हमारे तरफ खाया। मैं आपको इसका अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रताड़ना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये चीज़ें आप कहने में मजबूर कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप आज कहते हैं कि मौजूदा संपत्ति से आप बेदखल हो जाएं। कैसे हो जाएं? क्योंकि सारे पूर्वजों का जमीन आपने बेचकर अपने नाम से कर लिया है और आज बोलते बेदखल हो जाए। आप हिटलर का रूप अपना रहे हैं। आपकी अगर उतना क्षमता है और इतनी अगर आप में हिम्मत है तो आप हमारी पूर्वज जमीन जितना भी आप बेचकर नए जमीन खरीदे हैं, आप हमारे पूर्वजों के जमीन को ही लौटा दीजिए ना। आपके नाम से जमीन जो भी है उससे हमें कोई मोह माया ममता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक वो जमीन हमको मिल नहीं जाता या फिर उस जमीन के बदले अधिकार नहीं मिल जाता है, हम आपके नाम से जितना भी जमीन है उसको भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आप थाना में आवेदन देते हैं, थाना से हम नहीं मानेंगे। अगर आपको जमीन से बेदखल करना है तो आप कोर्ट में इस चीज़ को डालिए, कोर्ट में इस चीज़ का आवेदन डालिए कि हमारे नाम से जितना संपत्ति है, बड़ा बेटा और पोता हमारा जमीन से बेदखल हो जाए, हमारे जमीन पर उसका अधिकार नहीं है। पहले आप कोर्ट पहुंचिए, तभी हम भी कोर्ट पहुंचेंगे। और तब जब हमें कोर्ट अगर नोटिस भेजेगा और कोर्ट हमें इजाज़त देता है कि आप कैलाश सिकदार के नाम से जितना ज़मीन है उससे बेदखल हो जाइए, तब हम आपके खरीदे हुए ज़मीन से बेदखल होंगे। लेकिन थाना के कहने से और आपके कहने से हम बेदखल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा पूर्वज का ज़मीन बेच कर आपने नई ज़मीन खरीदा है। और आप कितना घटिया आदमी हैं। आप अपने जैसा एक भी आदमी हमको दिखा दीजिए इलाका में जो अपनी ही पोती का शादी करता है और 3 लाख खर्च करता है, जबकि उस शादी में बचे हुए सामान को खुद उपयोग करता है कैलाश सिकदार हमारे दादाजी, और खुद भी उपयोग करता है। उस चीज़ का भी सारा उसका खर्च बैठाकर हमसे वसूलने का काम करता है। आप एक भी ऐसे व्यक्ति दिखा दीजिए जो अपने पोती के शादी में 3 लाख खर्च करता है और उसके बदले उससे 15 या 19 लाख का जमीन निकाल कर उसके हिस्से से बेचने का काम करता है। लेकिन आप इतने गिरे हुए लोग हैं कि आप 3 लाख के बदले 19 लाख का जमीन लेने के लिए तैयार हैं। हम भी जानते हैं और हम भी समझते हैं कि ये सब वीडियो बनाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि इसमें परिवार की इज्जत है। लेकिन सबसे पहले आपने खुद अपने परिवार का इज्जत तार तार किया है। इस वीडियो में पहले ही आपको हमने बता दिया कि जब इससे ज़्यादा बड़ा अत्याचार हमारे पिता पर दिलीप सिकदार और हमारे दादा कैलाश सिकदार मिलकर किए, तब हमारे पिता पुलिस स्टेशन नहीं गए, तब हमारे पिता थाना नहीं गए, तब हमारे परिवार के कोई भी लोग थाना नहीं गए और शिकायत नहीं की और पुलिस को घर नहीं बुलाया। लेकिन आज छोटा सा मैटर में आप थाना पहुंचते हैं और हमारे घर पुलिस पहुंचती है। तो इसमें क्या लगता है कि इज्जत सिर्फ हमारा जा रहा है? आपका भी इज्जत जा रहा है, हमारे चाचा का भी इज्जत जा रहा है और रिश्तेदारों का भी इज्जत जा रहा है। क्या आप समझते हैं सिर्फ हमारा इज्जत जा रहा? नहीं, आप गलत फहमी के शिकार हैं। और आपको हम बताते हैं कि आप हमेशा से हमारे निजी रिश्तेदारों को आप टारगेट करते हैं और आप हमेशा कहते हैं, हमारे निजी रिश्तेदारों पर आरोप लगाते हैं कि उनके कहने से हम बहक जाते हैं और वो हमें बहकाते हैं और इस प्रकार का घटना हमारे घर में हो रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर ऐसा होता तो हमारे रिश्तेदार जो भी जुड़े हैं, जिस वर्ष में जुड़े हैं, उसके बाद हमारे घर में ऐसा घटना होता। लेकिन आपने तो हमारे निजी रिश्तेदारों के जुड़ने से पहले भी आपने घर का वही कंडीशन किया है, हमारे परिवार के साथ वही अन्याय किया है जो आप आज कर रहे हैं। तो आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, दूसरों पर आरोप लगाना बंद कीजिए, क्योंकि आप खुद ही घटिया आदमी हैं। दूसरा कोई घटिया नहीं है और दूसरा कोई किसी को बहका नहीं देता है। और बात रहा कि हमारे पिता न बच्चे हैं न हम बच्चे हैं, तो हमारे पिता भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं, तो हम समझते हैं कि क्या हमारे परिवार के लिए अच्छा हो सकता है। आज आप हमारे निजी रिश्तेदारों को बदनाम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पहले क्या था? उससे पहले आप हमारे ग्रामीणों को बदनाम करते थे, हमारे गांव वाले लोगों को बदनाम करते थे। एक उपेंद्र राय नाम का लड़का है जो हमारा कह लीजिए दोस्त टाइप का लड़का है, उसको इन्होंने बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ा। उस लड़का को तब तक बदनाम किया जब तक हमारे निजी रिश्तेदार हमसे नहीं जुड़ गए, और जैसे ही हमारे निजी रिश्तेदार जुड़े वैसे ही ये उसको छोड़कर अब उनको बदनाम करने का काम शुरू किया है। यानी कि जो भी इस इंसान का गलती को गलत कह देंगे वो आपको गलत मान लेगा और वो आपको ये चीज कहने लगेगा कैलाश सीधा कि आपसे बेकार आदमी नहीं हो सकता है, जबकि ये खुद ही इंसान बेकार है। अगर खुद बेकार नहीं होता तो बात बात पर पुलिस को अपने घर नहीं लाता। अभी हाल फिलहाल हमारी शादी हुई है, नजदीक के रिश्तेदार हैं, जरा सोचिए उन परिवार पर क्या बीतता होगा जब ये सुनते हो कि उनके बेटी के यहाँ पुलिस पहुंच रहा है किसी भी मामला को लेकर। तब उनका इज्जत, हमारी इज्जत पर उनके द्वारा क्या असर पड़ता होगा और वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में, कि कैसे घर में हम अपनी बच्ची की शादी कर दिए जहाँ जरा सी भी शांति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कैलाश सिकदार और से, आप जिस निजी रिश्तेदार पर आज आरोप लगा रहे हैं, क्या जब उनसे हमारा रिश्ता नहीं हुआ था तो आप अपने घर में शांति से थे या नहीं थे? आप हमारे पिता पर अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे या नहीं करते थे? जो भी हमारे पिता पर मारपीट का आरोप है, जो भी हमारे पिता पर अत्याचार का आरोप है, जो भी हमारे परिवार को घर से बाहर निकालने का आरोप है, वो हमारे आज निजी रिश्तेदार जुड़े, लेकिन उससे पहले आपने ये सब कांड करके रखा है। आपको कितना साक्ष्य दें? अगर और भी ज्यादा साक्ष्य चाहिए तो आप सामने सामने किसी इज्जतदार आदमी को लेकर बैठिए, समझदार आदमी को लेकर बैठिए, तब हम आपको प्रमाण देते जाएंगे। और आप कितने घटिया आदमी हैं तब आपको पता चलेगा। आप सीधा सीधा कह देते थे कि हमको मतलब नहीं है, आपको सरासर मतलब है, और आप पिता के साथ मिलकर अपने भाई और भतीजे को आप परेशान करने का काम कर रहे हैं। लास्ट में हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप दूसरों को बदनाम करना छोड़िए, हमारे निजी रिश्तेदारों को बदनाम करना छोड़िए। सबसे पहले कमी आप में है, अपना कमी दूर करने का प्रयास कीजिए, तब जाके कहीं आपके घर में शांति आएगी। और आपको यह भी बताते हैं कि जो दूसरों को परेशान करता है ना, वह खुद ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जिसको आप परेशान कर रहे होते हैं ना, हम ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं। और आप अगर अपने संपत्ति पर घमंड कर रहे हैं तो आपके संपत्ति से हमको कोई मोह माया ममता नहीं है, बशर्ते आप कोर्ट से आदेश करवाइए कि आपके नाम से जितना भी जमीन जायदाद संपत्ति है उससे हम बेदखल हो जाएं। अगर कोर्ट कह देगी तो उस दिन से हम आपके नाम से जितना भी जमीन है उससे बेदखल हो जाएंगे, लेकिन थाना के कहने से नहीं होंगे। और हाँ, जब आप कोर्ट में पेश करेंगे तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे, जो भी रखना है, क्योंकि आपने सारे पूर्वजों का जमीन बेचकर अपने नाम से जमीन लिया है, और उसी जमीन को बेचा है जो पूर्वज का जमीन बेचकर आपने नया जमीन खरीदा है, वही जमीन को बेचकर आपने नया जमीन खरीदा है। तो फिर हमारा हिस्सा और हमारे पूर्वजों का जो भी जमीन में हमारा हिस्सा बनता वह कहाँ गया? और आप अगर अपना जमीन से बेदखल करना ही चाहते हैं तो आप कोर्ट से करिए ना, हम होने के लिए तैयार हैं, लेकिन विदाउट कोर्ट के नोटिस से हम खुद को आपके नाम से जितना भी जमीन उससे बेदखल नहीं करेंगे। और लास्ट में आपको यह भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप तरह तरह के आदमी के पास फोन करते हैं और हमारे निजी रिश्तेदारों के पास फोन करवाते हैं, और कई रिश्तेदार के पास आपने फोन किया है और वो लोग हमें बताते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिसके पास हमारी शिकायत करते हैं वो लोग हमें नहीं बताते हैं? आप अभी हमारे लोगों के पास शिकायत करते हैं, हमारे निजी रिश्तेदारों के पास शिकायत करते हैं, तो वो फोन 10 मिनट के बाद हमारे पास भी आता है कि आपने उनसे क्या कहा है। तो आप अगर घर का सच में शांति चाहते हैं तो आप कोई भी पंच को मत बैठाइए, अपने जो भी घर का आपका दामाद है, आपका दामाद है, या फिर जो भी कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, 2-4 लोग को ही बैठाइए
और अपने आप की भी गलती को स्वीकार कीजिए। हम भी अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और जाके तब घर में शांति आएगी। लेकिन जब तक घमंड रहेगा एक दूसरे के प्रति, अहंकार रहेगा, आपके पास अभी भी 5 लाख 10 लाख का जो होगा कैश पड़ा हुआ होगा, इसलिए आप उछलते हैं और बार बार थाना पहुंचते हैं और कानूनन कार्रवाई करने का काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन थाना क्या करेगा? आप थाना नहीं, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको जमीन से बेदखल करना है, कोर्ट का नोटिस आता है तो हम जमीन से बेदखल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अंतिम में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे निजी रिश्तेदारों को फोन करना बंद कीजिए और उन्हें बदनाम करना बंद कीजिए और उन पर आरोप लगाना बंद कीजिए, क्योंकि आप खुद गलत हैं। रिश्तेदार को क्या मतलब है? वो क्यों बहकाएगा? आप किसी खास आदमी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो आदमी हमारे घर से आज जुड़ा है। लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे घर से नहीं जुड़ा हुआ था तब भी आप घर में अशांति फैलाए हुए रखे थे और तब भी आपने एक से एक घटना को अंजाम दिया है। घर से बाहर निकलना, पिता के साथ मारपीट करना और भी कई इस तरह का घटना को आपने अंजाम दिया है। तो जरा उस पर भी विचार आप करने का प्रयास कीजिए ना, और अपने आप में भी गलती निकालने का प्रयास कीजिए। आप किसी दूध के धोए हुए नहीं हैं, गलती आप में भी है और गलत आप भी हैं। जरा महसूस कीजिए और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। और थाना पुलिस करने से आपके घर में शांति नहीं आएगी। अगर मेरा इज्जत जा रहा है तो आपका भी इज्जत जा रहा है, हमारे चाचा का भी इज्जत जा रहा है, सारे परिवार का इज्जत जा रहा है। और याद रखिए, जब तक आप हमको परेशान कीजिएगा ना और खुद चाहिएगा कि शांति से रहें, सुखी से रहें, आप कभी नहीं रह पाइएगा। क्योंकि जो दूसरे को परेशान करता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा खुद भी परेशान होता है। आप कीजिए परेशान। और आप सभी दर्शकों से एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि हर जगह बेटे, हर जगह औलादें गलत नहीं होती है। किसी किसी घर में बाप भी बेईमान होते हैं और किसी घर में किसी खास पुत्र के मुंह में आकर अपने घर का शांति, सुख, चैन सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो आप इस चीज से निकलिए ना और आप न्यूट्रल होकर देखिए। हमको भी लगता है कि हम आपका इज्जत करें, लेकिन जिस दिन आप न्यूट्रल हो जाइएगा ना और जिस दिन आप संपत्ति का मोह माया सब कुछ अपने आप से भंग कर दीजिएगा, सब मोह माया तोड़ दीजिएगा, हम आपका पांव दबाएंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, हम आपको आना जाना करेंगे, कहीं भी ले जाना, हम आपको घुमाएंगे गाड़ी पर बिठा के। क्या हमको शौक नहीं करता है कि अपने दादा को हम अपने साथ में लेकर घूमे? हमें भी मन करता है। क्या हमको मन नहीं करता है कि दादा का प्यार हमको मिले? आपको तो भैया पोते का प्यार मिल रहा है, हमसे नहीं तो छोटे बेटे के बेटे से मिल रहा है आपको। आप उनसे प्यार कर रहे हैं, वो आपसे प्यार पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसी एक पुत्र के मुंह में आकर और अपना अहंकार के कारण आकर, घमंड में आकर आपने हमसे दादा का प्यार छीन लिया। हम मानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया होगा जब हम छोटे थे, तो हमने भी कुछ कुछ किया है। और अगर कानून और संविधान में ये इजाजत आपको नहीं देता है कि अगर आप किसी पेड़ पौधे को आपने पानी दिया है, लगाया है, तो आप उसे काट दें। किसी को आपने जन्म दिया है तो आपको उसको मार देने का अधिकार आपको कोई नहीं देता है। ठीक है, आपने जन्म दिया, आप उसको डांट सकते हैं, धमका सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन आपको मारने और उसका जिंदगी बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं देता है। इस चीज को कान में रखिए और अपने ध्यान में रखिए और अपने आप में भी गलती निकालने का प्रयास कीजिए ना। आप कब तक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे कि हमारे बेटे को बहका रहा है? कभी हमारे ग्रामीण पर आप आरोप लगाते थे, आज हमारे रिश्तेदार पर आप आरोप लगाते हैं कि वो बहका रहे हैं। अब बताइए ना कि जब वो नहीं बहका रहे थे, जब हमारे वो रिश्तेदार हमसे जुड़े नहीं थे, तब आप हमारे घर में हमारे परिवार को शांति कहाँ रहने देते थे? उस वक्त भी आप वही नतीजा करते थे जो आज कर रहे हैं। उस वक्त भी हमारे परिवार को घर से बाहर निकाला करते थे आप रात के 12 बजे, और हमारे पिता के साथ आपने मारपीट किया। और आज आप शरीफ बनते हैं, आप बूढ़ा बुजुर्ग कहीं भी जाते हैं, रो देते हैं, तो आप पर इंसान भरोसा कर लेता है। लेकिन वही इंसान हमारे पास पहुंचे, हमारे पिता के पास पहुंचे, हमारे गांव पहुंचे और वहां रिव्यू अगर ले तो आपका काला चिट्ठा खुल जाएगा कि आप किस प्रकार के घटिया इंसान हैं। जिस व्यक्ति से आप मेरा शिकायत करते हैं, हमारे पिता का शिकायत करते हैं, उस व्यक्ति को अगर हिम्मत है तो आप हमारे सामने लाइए, हमारे पिता के सामने लाइए और साथ में बैठाकर आप भी बात रखिए और हम भी बात रखेंगे। तब देखते हैं कि किसका गलती निकलता है। और एक भी आदमी आप इस तरह का हमको दिखा दीजिए ना
इलाका और समाज में और पूरे भारत में कि जो अपने पोती का शादी 3 लाख में करता है, वह उस पोती के शादी में खर्च किए हुए के एवज में अपने बड़े बेटे का हिस्सा से 15 या 20 लाख का जमीन निकाल लेता है उस कर्जा को पूरा करने के लिए। आप एक भी आदमी दिखा दीजिए ना